सो ये रियल नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के 98% चांस है। पर हो सकता है आपको अगर मैक्सिमम लिखे है ना, मैक्सिमम कभी दिख जाए, मैक्सिमम दिख जाए या फिर बिगर दिख जाए ना, बिगेस्ट दिख जाए, तो हमेशा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई करना है कौन से नहीं। अगर आपको मिनिमम दिख जाए ना, मिनिमम दिख जाए, तो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है एवरीवन। ठीक है, सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें जितने सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, और साथ साथ में किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसे भी हम देखने वाले हैं, ताकि हम बोर्ड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस इस लेक्चर को देख लो और इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर रियल नंबर से। सो इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को √2 √3 प्रूफ करने में या फिर एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। सो इस लेक्चर में बहुत इजीली तरीके से विथ ट्रिक्स हम देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। अब अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो थ्योरम है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज थ्योरम 1.1, ये सेम वही थ्योरम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि जैसे कोई भी नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, एवरी कंपोजिट नंबर, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 24 को हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, है ना। दो यहाँ पे आपको इंटीजर्स दिए गए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स और वाई है दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। एक्स और वाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। सो हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम सिंपली एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब देखो कभी भी ना अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले और एलसीएम फाइंड करना हो तो देखना कि किसका ना हाईएस्ट फैक्टर है ना। हाईएस्ट पावर किसका है, तो इस वाले में एक्स का पावर 3 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 लिख दो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है, वाई की पावर 3, तो यहाँ पे वाई की पावर 3 लिख दो। अगर सेम आपको नंबर यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या होता है, तो जिसका लोवेस्ट पावर होगा, यानी कि एलसीएम अगर एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है, एक्स है तो एक्स लिख दो। यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है, वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दो। तो कुछ इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल लिए, है ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन रुको रुको, क्वेश्चन कभी भी पढ़ा करो तो ध्यान से पढ़ा करो, ये नहीं कि यहाँ पे अच्छा एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल दिए। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है कि द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करना है ना। प्रोडक्ट करके उसके बाद फिर एलसीएम से हमें डिवाइड करना है एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर कह रहा है। क्लियर? सो अब करेंगे क्या, यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो दैट इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी एक्स की पावर 4 एंड वाई के स्क्वायर एंड वाई का क्यूब दैट विल बी वाई पावर 5। एंड एलसीएम हमारा कितना आया था, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। सॉल्व कर लेंगे दैट विल बी एक्स वाई स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से एक बार कम से कम देखो, एकदम आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो तो एक बार रिलैक्स माइंड से पढ़ लो। अभी आगे बताएंगे कि रिलैक्स माइंड का फायदा क्या है ना। एक बार आराम से देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा उसे सॉल्व करने का कोशिश करो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रियल नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के 98% चांस है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर 2 मार्क्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से करिएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117, यानी ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है
हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, दैट इज 65 एंड 117। इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 13, है ना। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप तो वही जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जो रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज 65 इक्वल टू 5 इंटू 13 एंड 117 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 13, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेने हैं एंड फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आएगा दैट इज 13। क्लियर। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे एंड आफ्टर दैट कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो 65m माइनस 117 के फॉर्म में है। तो हम करेंगे क्या कि जो एचसीएफ हमारा है दैट इज 13, उसे हम 65m माइनस 117 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे अरे ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। अब लीनियर इक्वेशन बना तो कई क्या करेंगे कि 117 को इस साइड लेके जाएंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर 65 से माइनस डिवाइड करेंगे। बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप ये कर सकते हो कि ये तो वही नंबर है ना, ये जो 65 और 117 है वही सेम नंबर यही है, और सेम नंबर है तो यहाँ पे जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकाला था दैट इज 13। तो इसका मतलब आप जब सॉल्व करोगे तो आपको तुरंतली दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ से हम 13 कॉमन लेकर के 5 माइनस 13 यानी कितना आता है, 9, है ना। तो 5 माइनस 9 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तुरंत क्या करोगे, 13 से 13 डिवाइड करोगे, दैट इज 1 इक्वल टू 5 माइनस 9। क्लियर। नाउ अब यहाँ सॉल्व करोगे सो 5m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 9 एंड 1 दैट इज 10। सो m की वैल्यू हमारी आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इजीली तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ही इजी होती हैं, बस आपको सोचने की जरूरत होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि 1 से 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखो, अब करोगे क्या कि यहाँ यानी कि आपके जितने सारे नंबर्स है, टोटल नंबर्स है 1 से 10 तक के, उनका क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम फाइंड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो अब थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो कहेगा कि सर हम एलसीएम इतना बैठ करके क्यों फाइंड करने जाए, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑप्शन से हमको जितने सारे ऑप्शंस गिवन है उनमें से हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए आपको एक्जैक्टली बैठ कर डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करो आप। लिया, तो अब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करो, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके आप इसे सॉल्व कर लो। तो अब और जो अच्छे होगा ना वो क्या करेगा कि यार हम क्या करते हैं कि इसमें से सारे नंबर्स जो यूनिक नंबर है ना उससे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में सबके जीरो है, लास्ट में सबके जीरो है तो 10 से तो सब डिविजिबल है। तो करते क्या है कि हम एक यूनिक नंबर दैट इज 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से करोगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से करोगे ये नहीं होगा, है ना। ये 7 से करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको हम अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा नंबर है तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अगर थोड़े से और आप ध्यान से देखो तो ये ना एग्जैक्टली जो नंबर है देखो, ये इसका एग्जैक्टली डबल है। 22 जा 40, 25 टू जा 50, है ना। तो एग्जैक्टली ये क्या है, डबल है। अब डबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर है इस ये डिवाइड हो रहा है तो एग्जैक्टली ये भी डिवाइड होगा, है ना। किसी भी नंबर से अगर ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये भी एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिल गया कि अच्छा ये वाला होगा, बट हम अपनी श्योरिटी के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 से तो हो गया, 10 से ऑब्वियसली देख लो लास्ट में जीरो है तो 10 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या करते हैं, दोनों का सारे संख्याओं को ऐड करते हैं 252, है ना, दैट इज 9, है ना। तो ये 9 से भी डिविजिबल है। अब ये वाला नंबर अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब 9 से 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से क्या होता है डिविजिबिलिटी, लास्ट के 3 जो नंबर्स होते हैं इनका हम क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं। तो करोगे 8 6 जा 48, तुम्हारा कैरी 4 आएगा, 8 5 जा 40, यानी ये भी 8 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है। अब मैंने कैसे कहा कि 7 8 9 10 चेक करके बोल दिया कि सारे नंबर डिविजिबल है। तो देखो 10 जो होता है आपका किसका फैक्टर होता है, 2 और 5 का, यानी कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। अब कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली क्या है, 4 से भी वो डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे नंबर्स को चेक कर लिया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है। अगर लिस्ट नंबर निकालना है तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज 2520, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। तो समझ में आ गया
कैसे क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली तरीके से आप बहुत ही फास्ट तरीके से, भले ही मेरे को थोड़ा समझाने में टाइम लगाओ, बट बहुत आप फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो और अपना टाइम बाकी क्वेश्चन के लिए बचा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360, है ना। दो एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं, वन नंबर दिया है, आपको अदर नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा, दैट इज एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला सभी को पता होगा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ एलसीएम कितना है, एचसीएफ 9 है हमारा, एलसीएम कितना है 360। एक नंबर कितना दिया 45, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू इधर पुट करते हैं, निकालते हैं। 45 कितना आएगा, 9 5 से 45, 5 से इसको करो, 5 2 जा 10 यानी कि 22। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 360 का प्राइम फैक्टर्स, जो 360 के प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब प्राइम फैक्टर निकालना है तो आप करोगे क्या कि आप सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो करोगे, ये 360 है और ये कितना है 10 है ना, 360 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। क्लियर। अब 36 है तो इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 5 10 है तो 2 इंटू 5 कर सकते हैं। अब 6 को और कौन से प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, तो आपको सर 3 इंटू 2 के, है ना। इसे हम 3 इंटू 2 के प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कि यहाँ पे 2 के पावर कितना, 2 हमारा 3 हो गया, एक 3 हुआ और एक 5 हुआ। अब एक्सपोनेंट ऑफ पावर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 हुआ ना, 3 2 हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सपोनेंट का सम पूछ रहा है। एक्सपोनेंट के सम कितने हैं, दैट इज 3 + 2 + 1, दैट इज हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट नहीं है आपको इसमें, समझ में आ रही है सारी चीजें, है ना। और ये क्वेश्चंस को आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर कर सॉल्व करते रहो और क्वेश्चन को नोट करते रहो, ताकि घर पे जाकर के एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो कम से कम 2 बार 3 बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ताकि कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग से स्किप ना हो और बहुत ही ईजिली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, एलसीएम इज 22। अब यहाँ से हम 2 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वही सेम क्वेश्चन जो पीछे हमने करवाया था। इसमें आपको एचसीएफ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए इसलिए भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके स्टेप्स को लेकर के, क्योंकि इसमें अब फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, इसमें स्टेप्स के मार्क मिलते हैं आपको। तो आपको स्टेप्स, यानी कि पहला स्टेप हमने फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद वैल्यू पुट की, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है फॉर्मूले के भी आपके हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ पे 8 पुट करते हैं, दैट इज एलसीएम हमारा हो जाएगा 22। एक नंबर कितना है 24 है, दूसरा नंबर हम हमारा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 24। सॉल्व करेंगे, ये 3 बार में कटेगा, दैट इज 8 3 20। सो हमारा जो अदर नंबर निकल के आया दैट इज 20। क्लियर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा, दैट इज प्रूफ दैट 5 + √2 √3 इज इरेशनल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा आपके 2 मार्क्स में आता है और इसी तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा। कभी आपको कभी इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है या फिर प्लस की जगह माइनस कर देगा, है ना, वैल्यू चेंज करके, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, सेम रहते हैं। तो मैं बता दूंगा कि सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। डिफरेंट तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना, कभी भी अगर आपको प्रूफ करना हो कि प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है, तो कभी भी किसी भी चीज को अगर बुरा प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले उसको मान सपोज कर लेते हैं कि चलो भाई तू अच्छा है ना। ऐसे तो करते हैं कि अगर उसको हमको बुरा प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो सपोज कर लेते हैं कि नहीं तुम अच्छे हो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस पर फैक्ट देंगे कि ये तुमने काम किया है, लेकिन ये तो अच्छा वाला काम नहीं है, ये तो बुरा वाला काम है। फिर ये तुमने किया, ये भी बुरा वाला काम है। तो फिर उसके बाद फिर ये इतनी सारी चीजें गिराने के बाद हम कहते हैं ना ना तुम अच्छे नहीं हो, है ना। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ये चीजें करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट 5 + 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। चलिए मान लेते हैं, है ना, कि 5 + 2 √3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 √3 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब देखो, अब आपको एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बस इरेशनल नंबर जो है ना, जो इरेशनल नंबर है उसको हमें एक साइड लेकर के जाना है, और इरेशनल नंबर कौन सा 3 है। तो आप कुछ भी करके आप साइड को, नंबर्स के साइड को चेंज करके बस ये करो कि कोशिश करो कि जो रूट 3 है ना उसको हम एक साइड कर दें, बाकी नंबर्स को एक साइड करो। तो कैसे कर सकते हैं देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे +5 है तो हम करते क्या है, +5 को उस साइड लेके जाते हैं, तो ये बचेगा कितना हमारा 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू आएगा, और इधर आएगा हमारा -5। ठीक है, यहाँ तक समय आया, क्योंकि +5 था उसको कर दिया। अब क्या करेंगे, अब √3 को हमारा आने वाला है ना, तो √3 को इसी साइड रखने के लिए हम क्या करेंगे, अलग करने के लिए 2 को क्या करेंगे, इस साइड लेकर के डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 को इस साइड लेके क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। सो यहाँ से थोड़ा सा इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा p-5q डिवाइडेड बाई q। फिर क्या करते हैं, √3 को आगे सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आएंगे, दैट इज p-5q डिवाइडेड बाई 2q। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक साइड हमारा, अब यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे थोड़ी चीजें लिखना कि यहाँ पे ये क्या है, √3, वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, बट p-5q/2q इज अ रेशनल नंबर, है ना। ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। अब लिखना है ऐसे, वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, बट p-5q/2q इज अ रेशनल नंबर। Hence, we can say that √3 is not equal to p-5q/2q, है ना। So 5 plus 2√3 is a irrational। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को प्रूव कर सकते हैं। अब मान लो कि इसी में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि 1√2 को प्रूव कीजिए कि ये रेशनल नंबर है, तो 1√2 को क्या करोगे, 1√2 को रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू कर लोगे, है ना। अब कोशिश ये करना है कि बस √2 को हम एक साइड कर दें, √2 को हम एक साइड कर दें। तो क्या करोगे, इसको हम पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर लो, है ना, इसको रेसिप्रोकल कर लो, यहाँ पे √2 हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई पी, हो गया। √2 एक साइड हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे कि √2 इरेशनल नंबर है, क्यू बाई पी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो हमने जो सपोज किया वो क्या किया, हमने वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, गलत हो गया। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो रूट वाला चीज है ना उसको हम एक साइड रखना है, बाकी जो नंबर्स हैं, जो रेशनल नंबर वाले नंबर है, जो इंटीजर है, उन्हें क्या करना है, उन्हें हम दूसरे साइड लेकर के जाना है। क्लियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 माइनस 238। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है आपका 98% चांस है आपके एग्जाम में आने के, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग करना। सो यहाँ पे लिखा HCF निकालना है, तो 85 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना होगा, दैट इज 5 इंटू 17। अब अगर ये 5 इंटू 17 है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो 238 है इसमें कहीं ना कहीं 17 के फैक्टर्स होंगे। तो करते क्या, 17 से इसको डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 17 का से डिवाइड करोगे तो 17 वन जा 17, दैट इज 6, यानी कि 17 4 जा 68, यानी 14 इंटू 17 आएगा। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 17। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना। अब करते क्या है कि दोनों का HCF कितना आएगा, तो सबसे पहले HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF ऑफ 85 एंड 238 दैट विल बी 20। क्लियर। अब कह रहे हैं कि जो HCF है उसे हम 85m माइनस 238 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर HCF आपका कितना 17 है, HCF आपका 17 है, तो HCF 17 इक्वल टू 85m माइनस 238 इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था क्या करो, यहाँ पे दोनों का HCF 17 है तो यहाँ से आप 17 क्या कर लो, कॉमन ले, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, तो 17 हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज 5m माइनस कितना था, ये हमारा 14 आया था, 20 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 5m माइनस 14 इक्वल टू 1। सो 5m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस 15, यानी कि 5m की वैल्यू 50, यानी सो m की वैल्यू जो हमारी आएगी दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट 3 प्लस √7/5 इज इरेशनल नंबर। अब अगर हमें प्रूफ करना है कोई भी क्वेश्चन कि अगर ये इरेशनल नंबर है, तो हम करते क्या है, सपोज कर लेते हैं कि लेट p बाई क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस √7/5, है ना। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक। अब इसमें कोशिश हमें ये करनी है कि √7 को हमें एक साइड रखना है LHS की तरफ, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं उन्हें क्या करो, दूसरी साइड RHS की तरफ लेकर के जाओ। ठीक है। तो हम करेंगे कि सबसे पहले 5 डिवाइड में, 5 उधर मल्टीप्लाई में चलेगा, दैट इज 5p/q इक्वल टू 3 प्लस √7। ठीक।
अब इसे हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूट थ्री इधर है तो थ्री को हम क्या करेंगे दूसरी साइड लेकर के आएंगे। सो 5p अपॉन क्यू, थ्री इधर है दैट इज इधर आएगा -3 इक्वल टू √7। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे लिखोगे कि सो 5p -3 अपॉन क्यू, क्या ये हमारा ये रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एंड √7 इज इरेशनल नंबर, √7 अपॉन 5 इज इरेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से प्रूव कर लोगे। तो करना क्या है आपको, बेसिकली जो भी अगर आपको इरेशनल नंबर वाला दिख रहा है उसे आप दूसरे साइड रखोगे, है ना, एक साइड रखोगे, और जो बाकी जो सारे नंबर्स हैं, जो जैसे कि जो इंटीजर्स है, उन्हें क्या करोगे आप दूसरी साइड करोगे, ठीक है। उसके लास्ट में लिखना है कि आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो 3 प्लस √5, सो 3 प्लस √7/5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर होगा, है ना। अब प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जिनका जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए या फिर इटसेल्फ खुद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके जो फैक्टर होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जिसके जो फैक्टर्स होने चाहिए 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि आपको बीच में यहाँ पे प्लस लिखा होगा या फिर माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ना दोनों तरफ अब ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो प्लस है ना, प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड, दोनों साइड आपको कहीं ना कहीं एक नंबर कॉमन जरूर दिखेगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 11 है। अब 11 है तो कॉमन अगर दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे, 11 को हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो इस साइड क्या बचेगा हमारा 19 × 23 बचेगा, और इस साइड हमारा बचेगा 3। क्लियर। अब इसे हम फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज 11। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 19 3 57, 7 आएगा, कैरी 5 आएगा, 92 38, एंड 5 कितना आ जाएगा, दैट इज 43। क्लियर। एंड +3 इन्हें सॉल्व करेंगे, दैट इज 11 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 437 को 3 से ऐड करेंगे, दैट इज 440, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ तो दो ही नंबर है। अब ऐसे भी समझ जाओ कि ये दो नंबर है ना। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लो, फर्दर फैक्टराइज कर लो, या फिर ऐसे समझ लो कि दो नंबर है तो इसके साथ 1 तो होता ही है, तो ये क्या हो गया 3 हो गए, है ना। या फिर थोड़ा सा और फर्दर अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हो तो ये दिख रहा है 44 दिख रहा है, तो 4 लिख लो, यहाँ पे 110 लिख लो, दैट इज 1। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा फैक्टर दिखने को मिल जाए। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखोगे कि हियर दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। बस यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि मोर देन 2 फैक्टर है। अब अगर ये दो मोर देन 2 फैक्टर है तो क्या होगा, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो समझ में आया कैसे करना है। कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको कोई भी टोटली मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिंपली करो कि आप यहाँ से देखो कि कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है आप उसको कॉमन ले लो। कॉमन ले करके एंड फिर जो ब्रैकेट वाले हैं ना उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करके थोड़ा सा बस एक नंबर का ही क्या करना है, फैक्टराइज करना है। या फिर नहीं भी कर रहे हो तो लास्ट में 1 लगा तो बोल दो कि यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक। क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। हो सकता है कि √3 की जगह पे आपको √2 या फिर √5 देखने को मिल जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। और इस क्वेश्चंस को करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेप को क्या करते हैं, याद रखते हैं, फिर एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी को बुरा प्रूफ करना है तो आप सपोज कर लो कि नहीं वो सबसे पहले क्या अच्छा है, ठीक है। फिर आप उसकी बुराइयां गिनवाओ कि नहीं आपने ये काम गलत किया है, आपने ये काम गलत किया है, एंड देन उसे कहो कि नहीं नहीं आपने इतने सारे काम गलत किए हैं, आप क्या है, आप अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि चलिए √3 क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज q, है ना। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो p और q है ना, ये क्या होना चाहिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम समझते हो क्या होता है, यानी जिनका HCF 1 हो। अब ये क्यों लिख रहा है, अब ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मान लो कि 5/15 अगर आपके पास कोई नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, है कि नहीं।
और ये जब 1/3 आया तो ये क्या है, ये आपस में को प्राइम नंबर ही तो है। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे हम को प्राइम नंबर सपोज करते हैं। अब करो क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो कितना होगा, दैट इज पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम करते क्या है, दोनों तरफ अब ये याद रखना है कि सबसे पहले रेशनल नंबर प्रूफ, उसको प्रूफ सपोज कर लेंगे, एंड सपोज करने के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q²। अब इसकी मान लो आप इक्वेशन 1। अब इसे ऐसे समझो, इसे 3 इंटू, अगर 1 लिखते हैं तो कितना आता है हमारा, 3 आता है। 3 इंटू 2 लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। 3 इंटू 3 लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा, है ना, 9 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हो कि ये जो सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो फर्स्ट इक्वेशन, ये कुछ इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, P² = 3Q²। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि P² इज डिविजिबल बाई 3। अब बताओ, इसी चीज को रट्टा मारने की जरूरत है? सिंपल चीज है ना कि यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो बस ये याद रखो कि अगर 3 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं कि P² इज डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है। और अगर P² 3 से डिविजिबल होगा तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर P² किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, क्लियर? आई बात समझ? P भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और अगर P 3 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जैसे 3 से, यहाँ पे 3 है, 3 से डिविजिबल है तो 3 × 1, 6 3 से डिविजिबल है तो 3 × 2, 9 3 से डिविजिबल है तो 3 × 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नाउ P को हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू दैट इज 3R। ना समझ में आया क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर P जो है 3 से डिविजिबल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सो लेट R इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये R की वैल्यू है, ठीक है। तो सो P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3R हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इस जो इक्वेशन सेकंड है, इसकी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। सो अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे P² है, दैट इज 3R का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3Q²। इससे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 9R², 9R² इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3Q² हो जाएगा, है ना। सो Q² की वैल्यू कितनी आई हमारी, दैट इज 3R²। तो Q² का वैल्यू हमारा कितना है, 3R²। Q² का वैल्यू कितना है, 3R², है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने अगेन क्या किया, Q² को हमने 3R² के फॉर्म में हमने लिख लिया है। Q² को हमने किसके फॉर्म में, 3R²। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो Q² है वह भी क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। क्योंकि अगर हमें इस 3R² के फॉर्म में लिखा है हमने, तो ऑब्वियसली चीज है ना कि ये क्या होगा कि इस तरीके से अगर Q² को हमने 3R² के फॉर्म में लिखा है तो हो सकता है कि ये जो Q है, इस Q² है, ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो Q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जो Q² है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। एंड हमें पता है, फिर लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है। तो जो Q होगा वो भी क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि अच्छा P भी 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पे हमने प्रूफ किया Q भी डिविजिबल है, यानी कि हियर P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई, यानी कि दोनों के जो दोनों नंबर है ना वो 3 से डिविजिबल है। और अगर दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों के दोनों दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q हैज अ कॉमन फैक्टर। ये तो बोल सकते हैं ना कि जो 3 होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर होगा। और अगर ये कॉमन फैक्टर है और हमने कहा है कि हमने क्या सपोज किया है कि P एंड Q आपस में कोप्राइम होने चाहिए, यहाँ पे हम लिखोगे बट P एंड Q आर कोप्राइम नंबर।
बट जो पी और क्यू थे वो क्या थे, को प्राइम नंबर थे, यानी उनका जो एचसीएफ आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 आ रहा है, इनका एचसीएफ 3 आ रहा है। अब अगर एचसीएफ 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी जो हमारा अजम्पशन था वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यानी कि हमारा जो हमने जो सपोज किया था, जो अजम एज्यूम किया था, वो गलत हो गया। हेंस √3 इज इरेशनल। सो क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना था, है ना, कोई डाउट तो नहीं था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, सपोज किया कि लेट पी बाई क्यू इज इक्वल टू √3, यानी कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, दैट इज पी इक्वल टू √3 क्यू हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायर किया तो दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। एंड देन हमने कहा कि अच्छा ये अगर पी की स्क्वायर को हम 3 क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 3 से क्या डिविजिबल है। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो पी भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, अच्छा पी जो 3 से डिविजिबल है, तो हम मान लेते हैं कि जो पी इक्वल टू क्या होगा, 3r हो गया। ठीक, अब p इक्वल टू 3r हुआ, तो फिर हमने क्या किया, इसको फिर से हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें p की वैल्यू को पुट कर दिया, दैट इज 3r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर। फिर हम देखा कि अच्छा ये तो इसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब जो q स्क्वायर भी है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। बट हमने सपोज किया था कि ये जो √3, ये जो √3 ये p बाई क्यू होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है। सो √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार, इसको लेक्चर को देखने के बाद एक बार आप कम से कम इसको प्रैक्टिस कर लेना, ताकि चीज़ें एकदम अच्छे से आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में कर सको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अ प्रूफ दैट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। देखो हमें ये प्रूव करना है कि जो लगातार 3 नंबर हो ना, तो चलो लिख लेते हैं, लेट अ 3 consecutive इंटीजर आर n, n+1 एंड n+2। ठीक है, 3 लगातार नंबर है ये। अब आपको पता होगा कि हर एक जो एवरी सेकंड नंबर होता है ना, एवरी सेकंड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। हर एक जो सेकंड नंबर होता है ना 2 से डिविजिबल होता है। कैसे होता है, देखो समझाते हैं थोड़ा सा। अब मान लो ये तुमने लिखा 2, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है और ये 4 आता है। हर एक सेकंड नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है ना, क्योंकि हर एक सेकंड नंबर इवन नंबर ही तो होता है। हर एक दूसरा नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। लिख सकते हैं कि वी नो एवरी सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो हर एक सेकंड नंबर होता है ना वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। अब ये बताओ कि हर एक सेकंड नंबर 2 से डिविजिबल है, सो n+1 इंटू, सो n+1 इंटू n+2 अब विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। नाउ वी नो एवरी थर्ड नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि हर एक जो तीसरा नंबर होता है ना वह भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि अब चेक कर लो ना, थोड़ा सा चेक कर लो कि 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6, 3 से डिविजिबल है। 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9, ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। तो हर एक जो तीसरा नंबर होता है वो क्या करता है, 3 से डिविजिबल होता है। एंड नाउ अगर हर एक तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल है, सो n इंटू n+1 एंड n+2 विल ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें पता है कि जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कि कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है, तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या आप लिख सकते, सो n इंटू n+1 एंड n+2
विल ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक है। तो जो तीसरा नंबर होगा हर एक क्या होगा, जो यानी तीन लगातार जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 6 से डिविजिबल। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ डायमेंशन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करो कि आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज जो है एकदम अच्छे से पढ़ लो कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन, है ना। नहीं भी समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप एकदम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ डायमेंशन 22 मीटर मल्टीप्लाई 120 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका जो डायमेंशन दिया गया दैट इज 120 मीटर एंड 22 मीटर। अब कह रहा है कि इसके अंदर में आपको स्क्वायर टाइल्स लगाने सेम साइज के। स्क्वायर टाइल्स लगाने यानी जितने भी टाइल्स लगेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो स्क्वायर टाइल्स जो यहाँ पे लगेगा ना, जो स्क्वायर टाइल्स लगेगा उसकी लार्जेस्ट साइड क्या होगी, सबसे बड़ी से बड़ी। ऐसा लगाओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी साइड क्या हो सकती है ना। एकदम छोटा तो ये भी लगा सकते हैं छोटा छोटा करके ऐसे, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी साइड क्या हो सकती है, ठीक। और नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है हमें। एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम टाइल्स लगाएंगे, अगर हम टाइल्स लगाने सबसे बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएंगे तो हमें क्या निकाल सकते हो। इसका मतलब जो जितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे एग्जैक्टली क्या कर रहे होंगे, इसके एरिया को डिवाइड कर रहे होंगे। ये जो इसका एक टाइल्स का जो एरिया होगा एग्जैक्टली डिवाइड ही तो करेगा, तभी तो परफेक्टली बैठेगा, है ना। अगर कोई चीज किसी को अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा तो परफेक्टली उसमें फिट आएगा ही नहीं। फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा ना, अगर ये 1/5 है तो इसको अगर हम एकदम एक्चुअली अगर इक्वल पार्ट में कट करते हैं, अगर हम इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली फिट आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए कि ये एकदम एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। और ध्यान रखना कि अगर कभी भी एग्जैक्टली हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो सबसे पहले एक फाइंड कर लो, क्या करो आप, एचसीएफ निकाल लो 22 और 120 का। ये एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा देखो जरा, तो इनका जो एचसीएफ आएगा दैट इज 24। कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर साइड होना चाहिए ना वो 24 होना चाहिए, है ना, 24 होना चाहिए, ठीक। कितना होना चाहिए, 24। अब अगर ये 24 होगा तो ये भी कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि द लार्जेस्ट साइड क्या होगा, तो सो लार्जेस्ट साइड कितना हो जाएगा हमारा, तो लार्जेस्ट साइड कितना हो जाएगा, दैट इज 24। अब हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने टाइल्स हो सकते हैं, है ना, तो इसके अंदर कितने टाइल्स फिट होंगे, तो जितना इसका टोटल इसका जितना एरिया होगा और स्क्वायर का जितना एरिया होगा दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 20। इसे सॉल्व कर लोगे। अब एलसीएम तो निकाला था, है ना। ये कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, दैट इज 15। यानी कि जो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएंगे, यानी कि 15 टाइल्स लगाएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये टोटल फिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे करना था। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ो, पढ़ करके समझो क्या कर रहा है। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली पूरा प्रॉपरली उसमें फिट आने की बात कर रहा है, प्रॉपरली डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो आप निकालो एचसीएफ। अभी फर्दर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो हम समझने वाले हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 850 लीटर्स 3 टैंकर्स है जिसमें 850 लीटर्स 680 एंड 255 लीटर्स आप उसमें ऑयल है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना। अब देखो, अब कभी भी ना आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ दे ना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन में तो नहीं बट वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। अगर आपको अगर मैक्सिमम लिखे, है ना, मैक्सिमम कभी दिख जाए, मैक्सिमम दिख जाए या फिर बिगर दिख जाए ना, बिगेस्ट दिख जाए, तो हमेशा क्या करना, एचसीएफ निकालना है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई करना है कौन से नहीं। अगर आपको मिनिमम दिख जाए ना, मिनिमम दिख जाए तो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 कंटेनर आपके पास है और पूछ रहा है कि कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द ऑयल एग्जैक्टली। यानी कि हम कौन सा ऐसे, कौन सा बड़ा से बड़ा कौन सा ऐसा बर्तन ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा कौन सा ऐसा बर्तन ले सकते हैं जो कि एग्जैक्टली जिसमें से हम अगर ऑयल निकाले तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो, एग्जैक्टली पूरे के पूरे ऑयल एकदम बराबर बराबर हो, है ना। यानी कि अगर ऑयल निकाले तो ऐसा नहीं कि लास्ट में अगर इसमें से ऑयल निकाल रहे हैं तो इसमें से पूरा निकल गया, बट इसमें से निकाल रहे हैं तो लास्ट में इतना बचा ऑयल, इतना बचा, है ना। तो ये नहीं करना, एकदम एग्जैक्टली करना है। अब ये समझो, अब मैंने क्या बताया अभी कि अगर एग्जैक्टली करना है तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ भी बताया कि अगर मैक्सिमम दिया तो क्या करो, एचसीएफ निकाल दो, है ना। मैक्सिमम दिया तो एचसीएफ निकाल दो, मिनिमम दिया है तो एलसीएम निकाल दो। तो एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ 850
680 एंड 255 कितना आएगा, चेक कर लो जरा, है ना। तो आई थिंक इसका जो एचसीएफ आएगा 850 को हम क्या लिख सकते हैं, 85 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। क्लियर। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लोगे आप, ये 680 को कितना लिख सकते हैं, दैट इज 68 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इजीली सॉल्व कर रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा अच्छे से इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू सॉल्व करना, और इसको हम कर सकते हैं। तो ये दैट विल बी 5 5 25 1 इंटू 15 1 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो कि एचसीएफ कितना आएगा। यहाँ से ये देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, 17 के मल्टीपल है, और ये क्या है 5 का मल्टीपल है ना। तो एचसीएफ हम आएगा 17 5 85, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आ गया दैट इज 85, यानी कि 85 लीटर का हमको ऐसा कैन होगा हमारे पास, 85 लीटर का हमारे पास ऐसा कैन होगा जो कि एग्जैक्टली जिससे अगर हम यहाँ से ऑयल निकालने जाए तो एग्जैक्टली एक ड्रॉप भी ऑयल क्या करेगा, वो यहाँ पे बचेगा नहीं, है ना। यानी सारे के सारे इक्वली हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ मिल्क वेंडर हैज 2 कंटेनर्स ऑफ मिल्क। आपके 2 कंटेनर देख सकते हो, ये जो कंटेनर है आपका 56 लीटर का है, एंड ये जो कंटेनर है हमारा 42 लीटर का है। अब ये कह रहा है कि उसे क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल कैन। अब देखो मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट दिख जाए, है ना, लार्जेस्ट दिख जाए जिसे मेजर करना है, तो हम क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। क्लियर। तो करेंगे फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कैन बी यूज, कितना बड़ा से बड़ा कैन यूज कर सकते हो, तो क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। किसका एचसीएफ निकालोगे, 56 एंड 42 का। कितना एचसीएफ आएगा, दैट इज 14। ठीक है, अब 14 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैन, कितने कैन यूज हो सकते थे, नंबर ऑफ कैन निकालना है हमें। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ कैन, तो ये देखो कि यानी कि अब मान लो ऐसे समझो कि ये 14 लीटर का कैन हमारे पास है जिससे हम इक्वली इक्वली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितनी, ये 14 लीटर कितनी बार निकाल सकते हो, तो यहाँ से कहोगे सर 4 बार निकाल सकते हैं। यहाँ से कितनी बार, 3 बार, है ना, 3 बार निकाल सकते हो। तो टोटल कितने आएंगे, 7 कैन आएंगे। ये हो गया आंसर। बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखोगे कि नंबर ऑफ कैन अगर आपको कभी निकालना होगा तो नंबर ऑफ कैन, तो करो क्या, कुछ नहीं करना है, वही क्या करो, आप डिवाइड करो 54 डिवाइड बाई किससे, एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, 56 बाई डिवाइड 14, और फिर क्या करो प्लस कर दो 54/3। क्लियर, सॉरी 14, क्योंकि मैक्सिमम तो 14 लीटर था ना, तो 14 लीटर को कितनी बार निकालेंगे, यहाँ से 4 बार निकालेंगे, यहाँ से 3 बार निकालेंगे, दैट इज टोटल 7 कैन हमारे पास आएंगे। क्लियर हुआ। सो मैं कैसे करना था, पहले मैंने क्या बताया, अच्छा लार्जेस्ट लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है ना, तो क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। फिर नंबर ऑफ कैन निकालना है ना, नंबर ऑफ कैन, तो कितनी बार निकाल, ऐसे सोचना कितनी बार निकाल सकते हैं, तो 14 लीटर का है तो ये 56 है, तो 4 बार निकालेंगे तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा प्रॉपर निकल जाएगा। फिर यहाँ से कितना, 3 बार, तो एग्जैक्टली हमने क्या किया कि जो एचसीएफ था उसे डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, एचसीएफ से डिवाइड करिए, दैट इज 7 का। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे कैन भी है ना, इसी से हमें निकालना है, ये 14 लीटर का होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर वर्क्स ऑफ द मिन नंबर ऑफ अमाउंट्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 सब्जेक्ट के टीचर है, फ्रेंच के टीचर है दैट इज 48, हिंदी के टीचर्स है दैट इज 80, एंड इंग्लिश के जो टीचर है दैट इज 144। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, आपके कम से कम कितने रूम आपको चाहिए जिसमें हर एक टीचर्स है, जिसमें हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स इसमें बैठाए जा सके। ठीक है, आप कम से कम रूम बताओ जिसमें हर एक टीचर को क्या करे, सेम नंबर ऑफ टीचर्स को हर एक रूम में बैठा सके। तो आपको सर एक रूम लाओ, एक रूम में सारे टीचर को बैठा दो, कितने रूम लेकर के आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ठीक है, सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए और एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि सर आपने बताया था कि सर मिनिमम होता है तो एलसीएम निकालते हैं, और मैक्सिमम होता है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें, मिनिमम लिखा है एलसीएम निकालते हैं, लेकिन रुको, यहाँ पे ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कह रहा है कि हर एक रूम में ना कम से कम आप ऐसे रूम बताओ कि हर एक रूम में जो नंबर ऑफ टीचर्स है ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ टीचर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। किसने, सेम सब्जेक्ट के। अब ये सोचो कि अगर यहाँ पे फ्रेंच के 48 है, मैथ हिंदी के 80 है, एंड इंग्लिश के 144 है, तो अगर हम एक रूम में 48 टीचर यानी फ्रेंच के टीचर को डाल दें, एक रूम में हिंदी वाले टीचर को, एक रूम में इंग्लिश वाले टीचर को, तो ये क्या, ये बताओ आप कि क्या नंबर ऑफ टीचर सेम होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो हमें नंबर ऑफ टीचर सेम करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, इन तीनों में बराबर बराबर है, तभी तो नंबर ऑफ टीचर्स हर एक रूम में सेम होंगे।
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना? तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा और ऐसा नंबर जो कि तीनों को डिवाइड करे तो हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो सर आप तो बता रहे थे कि मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, मिनिमम का मतलब एलसीएम। बिल्कुल, वो फ़ॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 56 लीटर और 42 लीटर्स है और हमें क्या करना था? लार्जेस्ट कैन निकालना था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं सेम चीज़ों को इस कैन से हम क्या मेज़र कर रहे हैं? ये जो 2 लीटर्स जो क्वांटिटी दी गई है ना, इसी को हम मेज़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। हमें टीचर्स की क्वांटिटी से मतलब है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? रूम फाइंड करना है, ना कि टीचर्स को अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हर एक रूम में कितने-कितने टीचर्स बिठाए जा सकते हैं? ध्यान सुनो, हर एक रूम में कितने-कितने टीचर्स बिठाए जा सकते हैं, जिनकी संख्या सेम हो। तब कहते हैं कि हाँ सर, एचसीएफ निकाल सकते थे। लेकिन हमें क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर जो सेम चीज़ दी गई हो, ठीक है? सेम चीज़ दिया गया हो और उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, मिनिमम के लिए एलसीएम। लेकिन अगर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है तो थोड़ा-सा क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ करके समझो, जो कि बहुत ही आसानी है। ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में कि बहुत कुछ हार्ड है ना? अब क्या करेंगे कि यानी कि हमको टीचर्स अगर सेम बिठाने हैं हर एक रूम में, तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा नंबर ढूँढना पड़ेगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। सो एचसीएफ ऑफ दैट इज़ 48, 80 एंड 144 कितना आएगा? देखो ज़रा, कहेंगे सर 16 आएगा क्या? 16 है ना? 16 3 जा 48, इसको देखो ना, ऐसे करोगे 16 3 जा 48 हो जाएगा, दैट इज़ 16 5 जा 80 एंड 16 9 जा 144। क्लियर है? तो जो हमारा एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अब इसका मतलब एचसीएफ, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है ना, जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम है, सॉरी, जो ये एचसीएफ निकाले, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि हर एक रूम में जो टीचर्स है ना, हर एक रूम में टीचर्स कितने चाहिए? हमको 16 टीचर चाहिए, क्योंकि यानी कि टीचर्स की संख्या कितनी होगी? 16 होंगी तभी तो। यानी हर एक रूम में जो टीचर्स की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम कितने हो जाएंगे? दैट इज क्लियर, 16 हो गए। अब ये सोचो जरा कि हमें क्या निकालना था? हमें तो मिनिमम कम से कम कितने रूम चाहिए, ये तो निकालना है। ये बताओ कि 48 टीचर है, तो एक रूम में 16 टीचर होंगे, तो हर एक रूम में फ्रेंच के टीचरों के लिए कितने रूम चाहिए? 3 रूम चाहिए, है ना? इसके लिए हिंदी के लिए 65 या 18, इनके लिए कितना चाहिए? 69 या 144। यानी कि नंबर ऑफ रूम्स अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स, तो क्या करना पड़ेगा? जितनी सारे संख्या दी गई थी उससे एचसीएफ से क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। तो 48/16 प्लस 80/16 प्लस 144/6, दैट विल बी कितना आएगा हमारा? 3 प्लस 5 प्लस 9 कितना आएगा? 9 3 12 5, ये हो गया हमारा। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई भी डाउट नहीं है? इजीली, बहुत ही इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर दिया है ना, इनसे इनसे और इनसे डिवाइड करने पे ऐसी, अब आपको कहना है कि एक से बड़ी संख्या बताओ जो कि हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो ये हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना एकदम फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। जब मन तब पूछ सकता है। ठीक है? हालांकि अभी कुछ नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना? थोड़ी सी नए तरह के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो, बट ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, तो तुम्हें आना ही चाहिए क्वेश्चन, और सिंपल भी है। तो कभी भी कह रहा है ना कि ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये जो इसको डिवाइड करें तीनों को, तो ये 7 11 एंड 15 रिमाइंडर आना चाहिए। अब ये सोचो कि अगर किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली, अब डिवाइड करें, एग्जैक्टली ये कट जाएगा, है ना? अब 7 रिमाइंडर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे करते हैं कि 398 में से 7 को माइनस कर देंगे, दैट इज 7 391। ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे? 436 से हम क्या करेंगे? 11 बच रहा था, 11 को माइनस कर देंगे, दैट इज 5 2 एंड दैट इज 4। एंड ये हम 542 को क्या करते हैं? 15 से माइनस कर देते हैं, ये हमारा आएगा 7 2 एंड 5 527। क्लियर है? ये तो आएगा ना? हाँ। अब सुनो, अब हम क्या करें? अब ये माइनस क्यों किए? माइनस इसलिए किए क्योंकि अब जो नंबर्स था ना, अब जो भी नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जो भी लार्जेस्ट नंबर आप डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जैक्टली यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। अब फिर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तो क्या निकालेंगे? एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों का एचसीएफ फाइंड करना, हमारा आंसर निकल के आ जाए। क्लियर? आई थिंक
देख लेना किससे जाएगा। आई थिंक कोई 17 है ना, 1 2, हाँ, तो इसका इससे एग्जैक्टली 17 आएगा क्योंकि 17 से एग्जैक्टली प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? अब यानी कि ये नंबर 20 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये जो नंबर्स है ना, इसको अगर 398 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। फिर 436 को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट इवेंट। देखो एक स्कूल है जो कि स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है और स्टूडेंट्स क्या है, एक रो में खड़े हैं और कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज सेम। हर एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे 60 बॉयज और 94 गर्ल्स क्या करें, पार्टिसिपेट करें। 60 बॉयज एंड 94 गर्ल्स पार्टिसिपेट करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम दिया है क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। मिनिमम दिया है क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्लियर है? लेकिन कंडीशन ये था कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो यानी सिंपल चीज हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दैट इज 60 एंड 84 कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो 12 5 60, 12 6 84, दैट इज एचसीएफ 12 आ गया। ठीक, क्लियर है? करेक्ट स्टूडेंट्स इन इफ ईच रो कंसिस्ट इफ आइदर ओनली, हर एक रो में यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्ल और बॉय मिक्स करके हर एक रो में अलग अलग खड़े होंगे। ठीक है, तो 12-12 करके खड़े होंगे। अब कह रहे नंबर ऑफ रो बताइए। तो अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, एक रो में 12 स्टूडेंट्स है। एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स है ना। एक रो में 12 स्टूडेंट्स है तो बॉयज के कितने लाइन बनेंगे, 5 लाइन बनेंगे। गर्ल्स के कितने लाइन बनेंगे, 6 लाइन बनेंगे, है ना। तो क्या करना है, नंबर ऑफ रो निकालने के लिए क्या करना है, अब तो समझ में आ गया ना इतने क्वेश्चन करने के बाद। नंबर ऑफ रो क्या करेंगे, 60/12 प्लस 18/12 करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा प्लस कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ रो जो हमारे आएंगे दैट इज 12 रो। क्लियर? आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा सारी चीजें कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी हम चलते हैं असरेशन रीजन पे। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपके देखो मैथ्स में दो ही असरेशन आते हैं, दो असरेशन रीजन आते हैं और इसमें 95% चांस है कि आपका एक असरेशन रीजन इसी चैप्टर से होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ असरेशन रीजन भी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन, कह रहा है कि किसी भी एक नंबर का जो स्क्वायर अगर इवन है तो देन द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी इवन। देखो सिंपल चीज है ना कि अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 16 आएगा, इवन नंबर है ना। तो कह रहा है कि देन नंबर इटसेल्फ भी इवन, तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मान लेते हैं, चलो एक 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, ये ऑड नंबर है तो इसका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है ना। तो यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड आता है, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम इवन आता है। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर देन नंबर इटसेल्फ भी इवन, तो यानी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, द रीजन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, बिल्कुल जो ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, क्योंकि हमेशा ऑड होगा तभी तो इवन नंबर का, तो यानी कि एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। यानी इवन नंबर को अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन आना चाहिए। क्यों आ रहा है इवन, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है। यानी कि एक्सप्रेशन भी सही है, रीजन भी सही है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कह रहा है कि क्या दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, बात सही है सर, इरेशनल तो आना चाहिए। चलो देखते हैं, मान लेते हैं 2 + √3 एक ये रेशनल नंबर हो गया, 2 - √3 ये रेशनल नंबर हो गया। तो दोनों को ऐड करें तो क्या इरेशनल आ रहा है क्या, +3 - 3 खत्म, क्या आया 4, दैट इज व्हाट। यानी कि कोई भी नंबर है, दो इरेशनल नंबर है तो ऐड करने पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही आए, वो कभी रेशनल भी आ सकता है। तो इस रेशन सही हो गया। 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन होता है ये देख लो यहाँ पे, पहला ऑप्शन होता है कि दोनों सही है बट, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें होता है दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे ए सही है, आर फॉल्स है ना, और इसमें क्या है एक्सप्रेशन सही है तो आर गलत है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा सही हो, पहला वाला हमारा गलत हो गया, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि ये क्या होगा, हमेशा सही होगा, है ना। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये देख लो जरा। आई थिंक डी वाला ऑप्शन होगा, है ना। डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, एक्सप्रेशन इज फॉल्स बट आर रीजन इज ट्रू। तो यही पैटर्न होता है, बट एक बार पढ़ ले भी लेना, है ना, बस पैटर्न यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ स्क्वायर इज इवन नंबर देन नंबर, ये तो वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था इसका, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो, तो ये आपके पास है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आपको प्रैक्टिस सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा
कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे सॉर्ट आउट दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा पॉलिनोमियल का आएगा, वही सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसमें कोशिश की जाएगी कि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन मुझे लगता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, है ना? तो बस आप काम काम करो, कुछ नहीं करना है आपको। इन क्वेश्चंस को बस एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करके एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, ताकि बोर्ड्स में एकदम अच्छे से हम फोड़े, है ना? एकदम करके आना है, पूरा 20 प्लस मार्क्स कर सकते हो। और अगर आप इजीली तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सारा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ऑब्वियसली आप 20 मार्क्स लेकर के आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कर करके आना। देखो यहाँ पे दिखा है गुल जामुन, यहाँ पे रसगुल्ला दिए गया, ठीक है? इसको करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे अच्छे से आंसर देगा, ठीक है, यानी सही आंसर देगा, उसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट दूंगा, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले कौन होता है वो लकी विनर। चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एंड चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, है ना? चीज़ों को प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें होंगी। एंड बस यही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो कराया है मैंने, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो जिस तरह के मैंने क्वेश्चन करवाए है, बस उसी तरह के क्वेश्चंस को आप ढूंढो और उसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? बाकी थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उसे चेक कर लूँगा, ठीक है? एंड अगर कोई भी आपको अगर सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।